नमस्कार। बिहार की विधानसभा की एक तरफा तस्वीर ने कई सवालों को खड़ा कर दिया है, जिनमें कुछ सवालों का जिक्र आज की वीडियो में करेंगे और बताएंगे कि इस हार के बाद कैसे महागठबंधन हताश होकर टूट रहा है। आरजेडी का परिवार अब बिखर गया है। जानेंगे कि लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी ने क्यों इस हार के बाद परिवार से रिश्ता तोड़ दिया है और प्रशांत किशोर ने क्या वाकई में अब राजनीति छोड़ दी है और पप्पू यादव जो अपने आप को कहते थे शेर का कलेजा वाला, वो कहां गए। लेकिन इस चुनाव के नतीजों के बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर बिहार की जनता को चाहिए क्या था। जिस खेसारी लाल यादव ने विकास और रोजगार की बात की वो हार गया। जिस तेजस्वी यादव ने हर परिवार को सरकारी नौकरी देने की बात की उनकी पार्टी बुरी तरह हार गई। लेकिन मैथिली ठाकुर जिसने अलीनगर का नाम सीतानगर करने की बात कही वो जीत गई। अनंत सिंह जिन पर हत्या के गंभीर आरोप लगे वो जीत गए। सम्राट चौधरी जिन पर कई मामले थे विवादित रहे वो बम्पर तरीके से जीते। इन रहस्यमयी सवालों के जवाब ढूंढे उससे पहले एक सरसरी नजर चुनावी नतीजों पर डाल देते हैं। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा जिसमें एनडीए को 50% वोट पड़े हैं और महागठबंधन को 35%, यानी कि बिहार में बम्पर वोट पड़ना एनडीए के लिए फायदेमंद रहा क्योंकि एनडीए 202 सीटों और 35 सीटों पर महागठबंधन जीत हासिल करने में कामयाब रही। एनडीए में बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं, सबसे ज्यादा। जेडीयू को उसके बाद 85 सीटें मिली हैं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी को 19, जबकि महागठबंधन में आरजेडी को सिर्फ 25 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं और प्रशांत कुमार की जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। जबकि ओवैसी की एआईएमआई ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत हासिल की है और वो चुनाव में महागठबंधन से 6 सीटें मांग रही थी। अगर जीत के परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी का जीत का परसेंट रहा 88%, जेडीयू का 84%, जीतन राम मांझी की पार्टी हम का 83% और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का 66% रहा और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का 65% जीत का परसेंट रहा। जबकि इस राज्य में बिहार में 80% जो वोटर हैं वो ओबीसी, दलित और मुस्लिम हैं। इसके बावजूद 80 से ज्यादा सवर्ण उम्मीदवार चुनकर आए हैं जो करीब करीब 33% है। यानी कि बिहार में जाति गणना का इस बार कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि जातिगत जनगणना में यादव 14% वोट के साथ राज्य में सबसे बड़ी आबादी वाली जाति है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति करीब 2% और सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के 15% मतदाता थे। बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें जातियों का फर्क इसलिए भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि बिहार में इस बार 36 दलित जीतकर सदन पहुंचे हैं, जबकि 32 राजपूत, 28 यादव, 25 भूमियार, 14 ब्राह्मण, 24 कुशवाहा, 15 कुर्मी विधायक बने हैं। जबकि इस बार 11 मुस्लिम विधानसभा पहुंचे हैं, जिनमें से एनडीए से सिर्फ एक मुस्लिम विधायक बना है, वो भी जेडीयू का है, बीजेपी से 0 रहा। बाकी 10 में से 5 एआईएमएम के हैं। अब ये चमत्कार कैसे हुआ इस पर बात कर लेते हैं। कुछ विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो ये कयास लगा रहे हैं कि महिलाओं की कैश स्कीम्स जीत की चाबी थी इस चुनाव में। और सच ये भी है कि स्कीम्स अब ज्यादा चलने वाली नहीं क्योंकि ये कैश नहीं था, ये कर्ज था। आपको याद होगा महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में मुफ्त की योजनाओं के जरिए ही महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश की गई और ये काम दोनों पार्टियों ने किया। पिछले 2 साल में कम से कम 8 राज्यों में ऐसी स्कीम्स जीत का एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुई है। बिहार चुनाव में भी यही देखने को मिला। ये एक तरह से महिलाओं के वोट खरीदने जैसा लगता है। इसके अलावा चुनाव से ठीक पहले नीतीश ने जो पासा फेंका उसमें जनता फंस गई। कैसे? 125 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया। इसके अलावा बुजुर्गों और आश्रितों की पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए की। इसके अलावा ग्रेजुएट बेरोजगारों को 1000 रुपए महीना भत्ता देने का ऐलान किया और जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था उस पर ब्याज माफ किया। सवाल यह है कि कुछ इसी तरह की स्कीम महागठबंधन भी लाना चाहता था, तो लोगों ने उनके वादों पर भरोसा क्यों नहीं किया, ये भी बड़ा सवाल है। क्या इस बार लोगों को रोजगार नहीं चाहिए था? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। क्या लोगों को एजुकेशन सिटी नहीं चाहिए थी बिहार में? क्या
पेपर लीक की जांच नहीं चाहती थी जनता? क्या हर जिले में विमेन कॉलेज और नए कॉलेज नहीं बनने चाहिए थे? अगर चाहिए होते तो शायद 25 सीटें तो आरजेडी को नहीं मिलती, इससे ज्यादा मिलनी चाहिए थी। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे एक छोटे से बच्चे को जब भूख लगती है तो उसे खाना सिर्फ माँ के हाथ से चाहिए, पापा के हाथ से नहीं। बिहार के लोगों को विकास शायद एनडीए के हाथ से ही चाहिए, महागठबंधन के हाथ से नहीं। लेकिन 20 साल से एक ही दल को जिताना, इस बात को लेकर लोगों की दाद तो देनी पड़ेगी। अब राहुल गांधी का जिक्र कर लेते हैं। राहुल गांधी ने 10 दिन में 15 रैलियां की, 86 विधानसभा सीटों को कवर किया। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को उठाया और राष्ट्रीय पटल तक ले गए, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी की और 15 दिनों में 25 जिलों तक पहुंचे। और इस यात्रा के दौरान वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे दिए। लेकिन सबका सब जीरो रहा, धरा का धरा रही। सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं, 61 सीटों पर लड़ी थी, यानी कि 10% का स्ट्राइक रेट। अब जन स्वराज पार्टी, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में 243 में से 238 सीटों पर यह पार्टी लड़ी। महागठबंधन ने उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा, तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस पार्टी को कांग्रेस शासित राज्यों से फंड मिल रहा है। लेकिन पीके का असर कहीं नहीं दिखा। अब सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर का राजनीतिक करियर भी खत्म होता दिख रहा है? उनकी रैलियों में उमड़ी भीड़ से लग रहा था कि कम से कम 10% वोट तो कटेगा, या कम से कम 5 से 10 सीटें तो आ ही जाएंगी। लेकिन वो तो वोट कटुआ पार्टी भी नहीं बन सके। प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के दौरान एक नेशनल टीवी के जर्नलिस्ट से दावा किया था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो संन्यास ले लेंगे। तो अब क्या प्रशांत किशोर का हवा खत्म हो गया है? क्या वो राजनीति छोड़ चुके हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो बैकफायर कर गए। जैसे पहले तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया और फिर उन्हीं के खिलाफ चुनाव न लड़कर अपना भरोसा खत्म कर दिया। इसके अलावा मोदी और शाह के खिलाफ जुबान तक नहीं खोली पूरे चुनाव में। इसके अलावा शराबबंदी का विरोध करके महिलाओं को अपना दुश्मन बना लिया। किशोर खुलकर कहते रहे कि सत्ता में आने के बाद वो पहले 24 घंटे के अंदर ही शराबबंदी को खत्म कर देंगे। अब एक और नेता पप्पू यादव का भी जिक्र कर ले, जो खुद को बहुत तगड़ा लीडर समझते हैं। इनके इलाके में पूर्णिया में 6 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। इन 6 विधानसभा सीटों पर 4 में कांग्रेस और 2 में आरजेडी के प्रत्याशी लड़े थे, और सभी जगह इनकी तगड़ी हार हुई। हार का जरा आंकड़ा बताते हैं। पूर्णिया से कांग्रेस जो प्रत्याशी थे 33,000 वोटों से हारे, कसबात से 12,000 से, बनमखी से 45,000 से हारे, और धमदाहा से आरजेडी प्रत्याशी 55,000 से हारे, रुपौली से आरजेडी प्रत्याशी 73,000 वोट से हारे, और कोढ़ा से कांग्रेस प्रत्याशी 12,000 वोटों से हारे। तो इस चुनाव ने पप्पू यादव की भी कलई खोल दी है कि वो कितने बड़े नेता हैं। खैर, इन सबके बीच नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है कि जेडीयू ने इस बार जमकर सीटें बटोरी हैं, पिछली बार से 42 सीटें ज्यादा, जिसकी वजह से बीजेपी की जो बार्गेनिंग पावर थी वो अब असर नहीं कर पाएगी। और नेशनल पॉलिटिक्स में नीतीश का प्रेशर तो बीजेपी या एनडीए पर है ही, जो ये दिखाता है कि मुस्लिम समाज में इस बार एक राय थी कि नीतीश कुमार को मजबूत रखना है। शायद अगर नीतीश कुमार कमजोर पड़ते तो बिहार में उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहां बुलडोजर राज की ज्यादा चर्चा होती है, और इसी डर ने मुस्लिम वोटरों को जेडीयू के पक्ष में खड़ा कर दिया। इसके साथ ही इस चीज पर भी गौर करना होगा कि बिहार में बीजेपी की जमीन लगातार मजबूत हो रही है। 2015 में बीजेपी 53 सीटें जीती थी, 2020 में 74 के पार पहुंची, 2025 में 90 के पास पहुंची, और अब शायद 2030 में कहीं खुद के दम पर सरकार न बना ले। इन सब के बीच हार के बाद महागठबंधन में दरार की खबरें आनी शुरू हो गई। बयानबाजियों का दौर भी तेज हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद लालू परिवार में बड़ी टूट हुई है। लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझे यही करने को कहा था और मैं
सारा दोष अपने ऊपर ले रही है। संजय यादव जैसे कि आपको पता है कि राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव के रणनीतिक सलाहकार भी हैं। और इससे पहले तेज प्रताप यादव तो घर बार छोड़ ही चुके हैं। अब कुछ दिनों बाद देखना होगा कि और क्या क्या राजनीति के रंग बिहार में देखने को मिलते हैं। नमस्कार।